वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 15 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक पेंसिल को पकड़ना किस कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना जो है किस कौशल का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक पेंसिल को पकड़ना किस कौशल का उदाहरण है और फुटबॉल को धकेलना किस कौशल का उदाहरण है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो एक बार प्लेलिस्ट आप जो है चेक कर सकते हैं। बताइए भाई। तो देखिए यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है और फुटबॉल को धकेलना जो है सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई। दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। बताइए, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। बताइए, दूसरे का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे जितने भी लोग यहां पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास एक जो है अनिरंतर तरीके से होता है, ये गलत है आपका। ठीक है, कल भी ये प्रश्न मैं करवाया था। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। यहां पे डैश और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं कौन कौन सी। बताइए, कौन कौन सी जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। तो यहां पे परिवार और आस पड़ोस हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सब लोग। चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। यहां पे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। बताइए भाई, 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहां पे संवेदी गामक हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई। एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गामक या पूर्व संक्रियात्मक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए ये चौथे प्रश्न में इसका औपचारिक संक्रियात्मक होगा। ठीक है, मुझे डाउट लग रहा था इस वजह से मैंने बैक कर दिया। ठीक है ना। चलिए पांचवें का जवाब दीजिए सब लोग। पांचवें का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे छठे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक या आत्म केंद्रित वाक। बताइए, सभी लोग 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। तो यहां पे सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास को लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा वर्णित किया गया है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेवाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को क्या पाने में मदद की। स्वकेंद्रिता, अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जैविक परिपक्वता। बताइए,
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की ने की शब्दावली में अध्यापिका ने पाण प्रदान करके राजेश को क्या पाने में मदद की? तो यहां पे समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में जो है सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया? बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेवाइगोस्की या सिगमंड फ्रायड? बताइए सब लोग, 8वें का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? तो यहां पे लेवाइगोस्की हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषताएं हैं। व्यवहारवादी कक्षा या प्रगतिशील या अध्यापक केंद्रित या निष्क्रिय? बहुत ही सरल प्रश्न है, ये दोनों होंगे नहीं भाई, है ना। तो यहां पे प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? अंतःवैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक, गतिक संवेदी या संगीतात्मक? बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहां पे शारीरिक, गतिक संवेदी हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहां पे 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? मातृभाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा या केवल सांकेतिक भाषा? बहुत ही सरल प्रश्न है, मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं, या लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली कोमल और भावुक होती हैं, या लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की क्षमता है, या लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई 12 का? यहां पे देखिए एक जेंडर को यहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है कि लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। ठीक है ना, तो ये लिंग रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है भाई। इससे 100% कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल फ्री का नंबर होता है। ठीक है, चलिए 13 का जवाब देंगे। यहां पे अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन ए है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। कारण आ रहा है, बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाहर रूप से अप्रेरित हैं। बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो यहां पे बाहर रूप से नहीं हो, आंतरिक रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है? प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? बताइए भाई 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? तो यहां पे अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, या विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, या विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना? बताइए 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाइक की संख्या बहुत ही कम है, आप सभी लोग लाइक करिए फटाफट। तो यहां पे मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना होना चाहिए। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की जो है पूर्ति हो, या विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना, या विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। यहां पे विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला लेकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार डालना। बताइए
सभी लोग 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो समावेशी शिक्षा का जो मतलब होता है कि एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो, ठीक है ना, सभी प्रकार के बच्चे उसमें शामिल हों, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। ये विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। ये विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। यह कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, यही होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी किसमें और गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी किसमें सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं? तो गुणज वैकल्य आपका गणितीय से हो जाएगा, है ना, अंकों के हेरफेर से हो जाएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे आपका डिस्कैलकुलिया अंकों के हेरफेर से हो जाएगा और लिखने से पठन वैकल्य हो जाएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्ग्राफिया लिखने से होता है और डिसलेक्सिया पढ़ने से होता है। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए, या महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए, या संप्रत्यों की व्याख्या करने के लिए सैमपट पर आरेख बनाने चाहिए, या जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए? बताइए सभी लोग फटाफट। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। हमेशा ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? बताइए। वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं, उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है, वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, या वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं? बताइए सब लोग। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ये वाला कि वे मानसिक क्रियाओं में जो है परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिकथन कारण वाला यहाँ पे प्रश्न है। अभिकथन ए है, एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। कारण आर है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या भी यहां पे कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 22। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, सामाजिक संरचनावाद, नैतिकवाद? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? तो यहाँ पे सामाजिक संरचनावाद हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 23। निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है? नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ना, यह विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना, यह विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना? बताइए निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है? ये वाला, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को क्रमोत्तर रूप में से जो है देखता है? कंठस्थ स्मरण, खोजी अधिगम, खोजबीन या अन्वेषण? निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की जो है सक्रिय भूमिका को क्रमोत्तर रूप से देखता है? तो यहाँ पे कंठस्थ स्मरण हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। रेडू हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में
कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है? अपसारी, अभिसारी, आत्मकेंद्रित या अतार्किक? बताइए 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वह समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है? अपसारी सोच का। पहला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 26 का जवाब दीजिए। विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित करना, विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें उसे बार बार कॉपी में लिखने को देना, या विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना, या अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। 26 का फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे? आनंद, दुश्चिंता, उम्मीद या बोरियत? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे दुश्चिंता हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 28 का जवाब दीजिए। विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकार या महारत परिहारी? विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? महारत उन्मुखी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहां पे 29। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष स्मरण, रटना, ध्यान, अधिसंज्ञान? तो अधिसंज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहां पे मूर्त सामग्री चित्र संकेत हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक सप्ताह में आपका जो है प्री एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओके, तो तैयारी आप लोग करते रहें, जितना हो सके उतना आप क्वेश्चंस की इस टाइम प्रैक्टिस करिए। हो सके तो बुक से भी आप प्रैक्टिस करें। कम से कम 2 सेट तो आप जरूर लगाइए। 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करिए, और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की। ठीक है। और मैं जब भी क्वेश्चंस कराता हूं अपनी क्लास में, वो पीवाईक्यू होते हैं, नए वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।